सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे न्यू स्टार्ट संधि पर, समझने का प्रयास करेंगे कि न्यू स्टार्ट संधि है क्या, क्यों चर्चा में बनी हुई है। ये जो टॉपिक है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे सागरी घास और उसके महत्व पर, और समझने का प्रयास करेंगे कि सागरी घास इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं। यह जो टॉपिक है आपके पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू स्टार्ट संधि और इसके बैकग्राउंड पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए, ब्रिटेन और रूस ने एक साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों अर्थात जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। युद्ध समाप्त होते ही अमेरिका और उसके समर्थित देशों और सोवियत संघ के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगा, जो बहुत जल्द ही तनाव में तब्दील हो गया। सोवियत संघ मतलब रूस का जो पुराना स्वरूप है, उसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। और क्या हुआ कि अमेरिका और उसके समर्थित देश एक तरफ आ गए और सोवियत संघ और उसके समर्थित देश एक तरफ आ गए, और उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पे वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना जो है कि बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए जिस तरह के प्रयास किए, उन प्रयासों से हमेशा तनाव और मतभेद की स्थिति बनी रही। और तनाव का लेवल यह था कि कभी भी जमीन पर युद्ध हो सकता है। ऐसी ही कंडीशन को हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध जमीन पर तो नहीं हो पाया, लेकिन उस दौरान हमेशा यह कंडीशन बनी रहती थी, यह संशय बने रहता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इस समय को हम किस नाम से जानते हैं? कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर यह जो कोल्ड वॉर का टाइम था, यह युद्ध का खतरा हमेशा बने रहने वाला समय था। तो ये जो शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था, इसके भी तो कुछ कारण रहे होंगे। तो उन कारणों को मैंने स्क्रीन पर रखा है। कई पॉइंट्स हैं, सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इन सभी चीजों को आप जान लें। जैसे परस्पर विरोधी प्रचार, अर्थात एक खेमा दूसरे खेमे के विषय में गलत जानकारी शेयर कर रहा था, एक दूसरे को नीच दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, और साथ ही साथ इस प्रकार प्रचारित किया जा रहा था, दूसरे गुट को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था कि जैसे अगर उसको नहीं रोका गया तो दूसरा गुट क्या करेगा? पूरी पृथ्वी को ही समाप्त करे। ठीक इसी तरह से जो फांसीवाद ताकतें थीं, जिनके खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने लड़ाई लड़ी थी, उसका जब अमेरिका ने सहयोग किया तो जो सोवियत संघ था वह नाराज हो गया। बर्लिन विवाद को भी आप जानते हैं कि जर्मनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। यह भी क्या था? शीत युद्ध का जो टाइम था, उसमें तनाव को बनाए रखने का प्रमुख कारण था। ठीक इसी तरह से सोवियत संघ द्वारा क्या किया जा रहा था? बार बार जो है कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर का प्रयोग किया जा रहा था, और इससे अमेरिका और उनके समर्थित देश उनको यह मैसेज गया कि किसी भी तरह से जो सोवियत संघ है वह अपना डोमिनेंट नेचर अपनाना चाहता है। ठीक इसी तरह से का एक जो विचारधारा की लड़ाई थी, जो कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच थी, यह भी एक प्रमुख कारण थी, और इसने भी क्या किया? दोनों गुटों को एक दूसरे से अलग रखने का कार्य किया। आपको पता है कि अमेरिका क्या चाहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने का प्रयास करता है, मार्केट के आधार पर इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास करता है, अर्थात वहां बाजार ही सब कुछ डिसाइड करे। वहीं जो साम्यवादी आइडियोलॉजी है, यह राज्य के हस्तक्षेप को बहुत बढ़ाती है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक प्रभाव था। कई तरह की चीजें इस समय चलती रहीं, जिनका उल्लेख आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और इन पूरे ही कंडीशन में क्या हो रहा था कि हथियारों की दौड़ हो रही थी। कंडीशन एक है कि इधर है आपका अमेरिका और उसके समर्थित देश, दूसरे तरफ है रूस और उसके समर्थित देश। दोनों में तनाव बना हुआ है, और यह तनाव कब जो है कि ऐसी कंडीशन ले ले कि यहाँ पर जो है कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यह किसी को पता नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या कर रहा था कि यह जो पूरा ग्रुप था और यह जो ग्रुप था, दोनों अपने
आप को शक्ति संपन्न करने का प्रयास कर रहे थे। और इस शक्ति संपन्न करने के प्रयास में क्या हो रहा था, हथियारों का, चाहे वह पारंपरिक हथियार हो या परमाणु हथियार हो, इनका बड़े पैमाने पर जो है कि प्रयोग किया जा रहा था, इनका उत्पादन किया जा रहा था, इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी के साथ साथ आपको जानकारी होगी जो बर्लिन संकट उत्पन्न हुआ था, जो उस समय जो है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, जो सैनिक संगठन बन रहे थे, हिंद चीन की जो समस्या थी, आपने देखा होगा यह वही दौर है जब क्या होता है कि इंडिया और चाइना का युद्ध होता है, ठीक इसी तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, और वहीं बांग्लादेश आज़ाद होने का प्रयास करता है। इन सभी कंडीशन में कौन किसके तरफ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, सभी चीजें क्या कर रही थी, कोल्ड वॉर को प्रभावित कर रही थी और कोल्ड वॉर को बनाए हुए रखी थी। ठीक इसी तरह से कोरिया युद्ध और जो क्यूबा में मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था, इन सभी परिस्थितियों ने क्या किया था, शीत युद्ध की परिस्थिति को बनाए रखा था। और हर जगह आतंक और भय का जो माहौल था वह बना हुआ था। आणविक युद्ध अर्थात न्यूक्लियर जो वॉर हो सकता है उसकी संभावना बनी थी। और इसके कारण जो परमाणु हथियार से लेकर अन्य हथियारों का तेजी से उत्पादन किया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था। आपको पता है कि नाटो की स्थापना हुई थी, सीटो की स्थापना हुई थी, सेंटो की स्थापना हुई थी, वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी। अब जब इतने सैनिक संगठन बनेंगे तो क्या होगा, जो निशस्त्रीकरण का प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ किया गया था, क्या होगा, नहीं होगा। इस समय तो क्या हो रहा था, हथियारों की एक होड़ प्रारंभ हुई और हथियारों की इस होड़ ने क्या किया, विकास को पीछे छोड़ दिया और हथियारों के निर्माण की गति को आगे बढ़ा दिया। कुल मिलाकर हर देश दूसरे देश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हथियार का उत्पादन कर रहा। अब समझिए कि माहौल जो है कि कितना तनावपूर्ण रहा होगा। इसने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को भी कम कर दिया, अर्थात यह जो संगठन जिसको हमने स्थापित इसलिए किया था कि वैश्विक शांति को बनाए रखेगा, यह क्या हो गया, एक तरह का पंगु के रूप में दिखाई देने लगा। और इसके जो मुद्दे थे तो संयुक्त राष्ट्र, यह जो दोनों महाशक्तियां थीं अर्थात एक तरफ सोवियत संघ और अमेरिका, इनके निर्णय पर ही निर्भर रहने लगा, कुछ यह खुद नहीं कर पा रहा था। तो परिस्थिति काफी विषम होती जा रही थी। और जो दोनों ही शक्तियां थीं यह क्या कर रही थीं, राजनीति में, जो शक्ति की राजनीति में विश्वास रख रही थीं और इस तरह से जितनी भी समस्याएं थीं उनका कोई समाधान नहीं निकल। अर्थात शक्ति की राजनीति का मतलब है कि किसके पास कितना पावर है उसको शो ऑफ किया जाए, उसको प्रदर्शित किया जाए और हमेशा अपने आप को सुपर बनाए रखा जाए। इसने क्या किया, जो विकास की प्रक्रिया थी, जो अन्य समस्याएं थी, गरीबी से लेकर अन्य चीजों की, उसको दबाए रखा। इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन की स्थिति को जन्म दिया। ये बहुत व्यापक लाइन है। अर्थात इसका मतलब यह है कि हम जब कहते हैं कि चीन जब जितना तेजी से बढ़ रहा है उसको उतना तेजी से अगर वो बढ़ते रहा तो एशिया में शक्ति का संतुलन क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अमेरिका के साथ साथ अन्य देश चाहते हैं कि भारत भी तेजी से बढ़े, तो इसको कहते हैं शक्ति का संतुलन। लेकिन इस समय क्या चल रहा था, आतंक का संतुलन। अर्थात एक देश के आतंक से बचाने के लिए हम क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, यह कंडीशन बनी हुई थी। खैर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ यह माहौल अनेक प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं को उत्पन्न कर रहा था। इसीलिए दोनों के ऊपर यह दबाव बना कि वह इस तनावपूर्ण स्थिति को कम करने का प्रयास करें और इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रयास यह था कि हथियारों के भय और प्रसार को सबसे पहले कम किया जाए, क्योंकि यह क्या कर रहा है, सस्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है। हर देश विकास के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहा, शस्त्र को बढ़ावा दे। तो दो संधियां हुई हथियारों के संदर्भ में, बाकी कई तरह के प्रयास हुए शीत युद्ध को खत्म करने के लिए, लेकिन हथियारों से जुड़ी दो संधियां हुई। पहली जो संधि थी इसको बोलते हैं मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF। तो ध्यान दीजिएगा, INF ट्रीटी किसका नाम है, मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि का। दूसरी जो संधि हुई इसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट संधि। तो एक एक करके हम दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, मध्यम
और दूरी शब्द है और परमाणु शक्ति, अर्थात हमें परमाणु जो मिसाइल का हम जो उत्पादन करेंगे उसके केंद्र में है मध्यम दूरी। ये शब्द बार बार जिक्र आएगा, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर। इस संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ 1987 में हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति जो रोनाल्ड रीगन थे और सोवियत संघ के उस समय के जो समकक्ष थे गोर्बाचेव, इनके द्वारा संधि की गई। संधि में यह प्रावधान किया गया कि मध्यम और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। साथ ही संधि परमाणु हथियारों और गैर परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग को भी क्या करती थी, यह रोक लगाती। अर्थात यह कहा गया कि ना तो हम मध्यम और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण करेंगे और ना ही परमाणु हथियारों गैर परमाणु मिसाइलों का हम लॉन्चिंग करेंगे। यह संधि जो है कि अमेरिका तथा रूस की 500 से लेकर 5500 किलोमीटर दूर मार करने वाली जमीन से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइल के निर्माण को क्या करती है, प्रतिबंधित करती है। तो इस तरह से क्या किया गया, 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को प्रतिबंधित किया। इसके पीछे का ये जो संधि प्रमुख कारण यह था कि यूरोप को देखेंगे तो शीत युद्ध में यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप अलग अलग खांचों में बटा हुआ था। पश्चिमी यूरोप जो है कि समर्थन कर रहा था अमेरिका का और दूसरी तरफ पूर्वी यूरोप क्या कर रहा था, सोवियत। तो यह डर बना हुआ था कि कब जो है कि पूर्वी यूरोप से पश्चिमी यूरोप पे हमला हो जाए और यह भी बना हुआ था कि पश्चिमी यूरोप से कब पूर्वी यूरोप पर हमला हो जाए। तो इसीलिए कहा गया कि पहले इस पर ध्यान दें। यह जो संधि है अमेरिका, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप और साम्यवादी देशों पर किसी प्रकार के हमले की संभावना को खत्म करने और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार विकसित करने की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण थी। अर्थात यह कहा गया कि जब तक इस प्रकार की कोई संधि नहीं होगी कि हमारे ऊपर कोई हमला हो सकता है, तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम भय के माहौल में रहेंगे और हमको लगेगा कि हमें क्या करना है, हथियारों का उत्पादन करना है। इसीलिए संधि काफी महत्वपूर्ण। इस संधि के तहत 1991 तक जो है कि 2700 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। अर्थात संधि जो है कि प्रारंभ में काफी इफेक्टिव है। इस संधि के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के मिसाइलों के परीक्षण और तैनाती पर जो है कि नजर रख सकते हैं। अर्थात यह बताया गया कि जब आप परीक्षण करेंगे या कहीं पर आप उसको लगाएंगे किसी, तो हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप हमारे या हमारे समर्थक किसी देश के ऊपर मिसाइल लगा रहे हों या उसके बॉर्डर पर लगा रहे हों जिससे नुकसान हो सकता है। ये भी बात इसमें की। इस संधि के माध्यम से यूरोप में रूसी SS-20, इसे रूस में RSD-10 के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका के M-26 जो है कि मिसाइल और टैंकों की तैनाती पर रोक लगाई गई। अमेरिका ने इस संधि का उल्लंघन करने का आरोप जो है कि रूस पर लगाया तथा SS-20 की यूरोप पर तैनाती पर अपनी चिंता व्यक्त की और नाटो ने भी कहा कि अमेरिका सही कह रहा है, रूस के द्वारा ऐसा किया जाता है। और इस तरह से अमेरिका और नाटो ने कहा कि रूस इस संधि का क्या करता है, उल्लंघन करता है। और यह जो आपका एक जो इसकी जो क्षमता थी SS-20 की, यह 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की थी और कहा यह गया था कि जो संधि की गई थी उसमें इस प्रकार के मिसाइलों के निर्माण और इनकी तैनाती पर रोक है। तो इसी के आधार पर अमेरिका और नाटो ने कहा कि रूस इस संधि का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। इस संधि के तहत जो है कि यह प्रावधान था कि कोई भी अगर देश इससे अलग होता है तो 6 माह पूर्व उसको सूचना देना हो। इसीलिए अमेरिका ने फरवरी 2019 में रूस पर यह आरोप लगाते हुए इससे निकलने की सूचना कर दी और यह कहा कि चूंकि रूस के द्वारा इस संधि का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसने कहा कि 2 अगस्त 2019 को हम इससे बाहर हो। कुल मिलाकर आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करें तो ये जो संधि थी इसके अंतर्गत क्या किया गया था, मिसाइलों के प्रोडक्शन को, मिसाइलों की तैनाती को और साथ ही साथ जो मिसाइल थे उनको समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पाया। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा इस संधि को लेकर और वर्ष 2019 में अमेरिका इससे अलग हो गया। अमेरिका जब इससे अलग हुआ तो वैश्विक समुदाय ने अब इस पर अपनी चिंता प्रकट की, क्योंकि इस फैसले से परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों की वैश्विक होड़ बढ़ेगी। जब सोचिए किसी भी गुट के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी कि वह मिसाइलों का उत्पादन नहीं करेगा या तैनाती नहीं करेगा, तो क्या करेगा, दोनों देश चाहेंगे उनके पास अधिक पावर हो और इस तरह से क्या होगी, एक
वैश्विक हथियारों की होड़ बढ़ेगी और परमाणु जो निशस्त्रीकरण का लक्ष्य हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया था वह क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो काफी इस समय जो है कि यह चर्चा हुई थी। इसी से जुड़ा हुआ एक और संधि है स्टार्ट संधि, इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों संधियों को मैं जोड़कर समझाऊंगा कि आखिर इनका महत्व है क्या। दूसरी संधि है स्टार्ट, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, अर्थात स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स होते हैं इनकी कमी करने के से संबंधित यह संधि। यह अमेरिका और रूस के बीच जो है कि जो सामरिक हथियार हैं, ध्यान दीजिएगा, सामरिक हथियारों में कमी लाने और उन्हें सीमित करने से जुड़ी हुई संधि। सामरिक हथियारों से तात्पर्य उस प्रकार के हथियार हैं जिससे दूसरे देश पर प्रभाव पड़ सकता है। इस संधि पर हस्ताक्षर 1991 में हुए थे। यह संधि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक परमाणु जो वितरणकों की संख्या है वो 1600 और वॉरहेड्स की संख्या 6000 तक सीमित करती है। अब ये समझ लीजिए कि जो वॉरहेड्स होते हैं जो मिसाइल के आगे लगाए जाते हैं, इनके लिए कहा गया कि 6000 से अधिक नहीं रखेंगे। ठीक इसी तरह से जो परमाणु की लॉन्चिंग करने वाले सिस्टम है उनकी भी संख्या कम करने का प्रयास किया। पहले ट्रीटी में मिसाइल को फोकस में रखा गया, दूसरे में कहा गया कि जो वॉरहेड्स हैं जो मिसाइलों के आगे लगाए जाते हैं इनकी संख्या को कम किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी जो लॉन्चिंग है वो लॉन्चिंग पैड होते हैं उनका भी विकास कम किया जाए। इसी से मिलती जुलती एक अन्य जो संधि है वह की गई सामरिक आक्रामक कटौती संधि, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, इसको शॉर्ट के नाम से जानते हैं, वर्ष 2002 में हुई। कुल मिलाकर यह जो संधि हुई थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें क्या था कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है, जो कि जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी प्रभावित करते हैं, इनकी संख्या को कम किया जाएगा और नंबर भी क्लियर कर दिए गए। लेकिन क्या हुआ, यह जो संधि हुई इसको अमल में लाना था। इन दोनों संधियों को समाप्त करते हुए 5 फरवरी 2011 को एक नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जिसको न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जानते हैं इसको लागू किया। कौन सी संधियों को समाप्त किया गया, जो स्टार्ट संधि थी, जो शॉर्ट संधि थी, उनको समाप्त करते हुए 2011 में न्यू स्टार्ट संधि को लाया गया। और न्यू स्टार्ट संधि का भी जो लक्ष्य था वो यही था जो स्टार्ट संधि का था कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं या न्यूक्लियर जो खतरा है उसको कम किया जाए, परमाणु जो बम है, परमाणु जो शस्त्रों की होड़ है उसको रोका जाए। यह जो संधि है जिसको हम न्यू स्टार्ट संधि कहते हैं, यह संधि 700 रणनीतिक लॉन्चर और 1500 ऑपरेशनल वॉरहेड्स की मात्रा दोनों पक्षों के लिए सीमित करती है, अर्थात दोनों पक्षों से कहा गया है कि आप इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो परमाणु शस्त्रागार की मात्रा है हम दोनों देश अर्थात अमेरिका और जो है कि दूसरी तरफ रूस दोनों कम करने का प्रयास करेंगे। यह जो संधि 2011 में की गई यह फरवरी 2021 में समाप्त हो रही थी और इसी को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस संधि को 1 वर्ष का विस्तार दिया जाना चाहिए। अर्थात उनका कहना यह है कि जैसे ही संधि खत्म हो उससे पहले हमें या तो नई संधि कर लेनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, इस संधि को 1 साल के लिए आगे बढ़ा देने। रूस ने यह जो प्रस्ताव अमेरिका को दिया है उसके उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के निष्क्रिय व्यवहार के कारण हमको ऐसा करना पड़ा। निष्क्रिय व्यवहार क्यों? क्योंकि 2019 में INF से जो है कि अमेरिका बाहर आ चुका है, कई महत्वपूर्ण अन्य संधियों से बाहर आ चुका है। तो रूस ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, परमाणु शस्त्रों की होड़ फिर से बढ़ेगी और ये चिंताजनक है। इसलिए न्यू स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा जाए। अमेरिका जबकि यह चाहता है कि आगे अर्थात जो हमने न्यू स्टार्ट संधि जो कि फरवरी 2021 में समाप्त हो रहा है तो उसके आगे के लिए किसी भी परमाणु अप्रसार और हथियार कटौती संधि में चीन को भी शामिल किया जाए। आसान शब्दों में कि अगर फरवरी 2021 में न्यू स्टार्ट संधि की जो ड्यूरेशन खत्म हो रही है उसके बाद की किसी भी संधि को अमेरिका तभी करना चाहता है जब उसमें क्या हो कि वह चीन को भी शामिल करे, क्योंकि परमाणु अप्रसार और हथियारों की कटौती का कोई भी समझौता अमेरिका के अनुसार अब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक चीन को भी उसमें शामिल ना किया जाए। क्योंकि अमेरिका के लिए इस समय रूस से भी बड़ी चुनौती चीन बनता जा रहा है और वह अपने परमाणु शस्त्रों का प्रसार कर रहा है, हथियारों के उत्पादन को बढ़ा रहा है।
लेकिन चीन इस प्रकार के किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। इसके वजह से ये जो पूरा प्रस्ताव है लटकता हुआ चला जा रहा था, कोई नई संधि हो नहीं पा रही। तो रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, जो न्यू स्टार्ट संधि हम पहले उसको 1 साल के लिए बढ़ाते हैं और भविष्य में देखते हैं आखिर क्या क्या उसमें हो सकता है। अमेरिका का यह विचार यह भी है कि अब किसी भी संधि में रूस के न सिर्फ स्ट्रेटेजिक हथियार अर्थात जिन्हें न्यू स्टार्ट संधि में शामिल किया गया था, ना सिर्फ उनको शामिल किया जाए, बल्कि जो टैक्टिकल परमाणु मिसाइल होते हैं, जो छोटे हथियार होते हैं अर्थात छोटे दूरी के जो मिसाइलें होती उनको भी शामिल किया जाए। अर्थात अमेरिका यह कहना चाहता है कि अब हमें जो संधि करनी है उसमें स्ट्रेटेजिक हथियारों के अलावा हमें टैक्टिकल जो परमाणु हथियार होते हैं इनको भी शामिल करना चाहिए। रूस ने हालांकि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन जो अभी 1 साल का लिए न्यू स्टार्ट संधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है, अमेरिका ने इस पर कहा है कि हम बातचीत करेंगे और अपनी लगभग सहमति व्यक्त की है। हो सकता है कि न्यू स्टार्ट संधि को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन प्रश्न फिर से वही बना रहेगा कि आखिर परमाणु निशस्त्रीकरण कब होगा। दोनों देशों के द्वारा जो प्रतिबद्धता दिखाई जानी थी वह कब दिखाई जाएगी, कब आरोप और प्रत्यारोप से हम ऊपर उठकर इस दुनिया को परमाणु शस्त्र से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। समीक्षकों का मानना है कि यदि इस संधि को विस्तारित या प्रतिस्थापित का मतलब इस संधि का स्थान लेने के लिए अगर कोई दूसरी संधि नहीं लाई जाती है तो शीत युद्ध जैसा तनाव फिर से उत्पन्न होगा, फिर से गुटबाजी उत्पन्न होगी और हथियारों की बेरोक टोक क्या होगी, भागदौड़ होगी। एक ऐसी दौड़ प्रारंभ होगी कि हर देश क्या करेगा, हथियारों का उत्पादन करेगा, हथियारों के उत्पादन करने के लिए पैसा बहाएगा और इससे विकास की प्रक्रिया धूमिल होगी। कुल मिलाकर जिस तरह से जो स्टार्ट संधि थी उसके स्थान पर क्या किया गया, 2011 में जो न्यू स्टार्ट संधि लाई गई थी, ठीक इसी तरह से कहा जा रहा है कि या तो ये जो न्यू स्टार्ट संधि है इसको विस्तारित कर देना चाहिए या फिर कोई नई संधि लाना चाहिए। लेकिन नई संधि कैसे आएगी? अमेरिका कह रहा है चीन को भी लाओ, चीन तैयार नहीं है। रूस के लिए वो कह रहा है कि आप अपने टैक्टिकल मिसाइलों को भी इसमें शामिल करो, वह कह रहा है कि हम इसमें तैयार नहीं होंगे। तो आने वाले समय में देखना होगा कि अगर यह न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होती है, रिप्लेस होती, तो किस रूप में होती। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है आपके आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर जो कि हमारे जो सागरी घास का टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये देखिए सागर के अंदर का घास क्षेत्र दिखाया गया है और इस पर आप कुछ मछलियों को भी देख सकते हैं। एक और इमेज दिखाता हूं। ये देखिए सागरी घास कोई जरूरी नहीं कि जैसा ऊपर दिखाए बड़ी बड़ी घास हो, वह क्या हो सकती है, एल्गी के रूप में भी हो सकती है, शैवाल के रूप में भी हो सकती है, किसी रूप में हो सकती है, लेकिन इनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में लगभग 37% जमीन ही कृषि भूमि के रूप में है, अर्थात ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो सकती है, और इसका 1/3 से थोड़ा अधिक अर्थात 37% का थोड़ा सा अधिक लगभग 10% के बराबर ही ऐसी जमीन है जिस पर हम खाद्य फसलें उगाते हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से कृषि योग्य भूमि क्या हो रही है, कम हो रही है, और खाद्यान्नों की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही। अर्थात उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि तो है नहीं, लेकिन खाद्यान्नों की डिमांड बढ़ रही। आने वाले 25 से 30 साल में विश्व की जो जनसंख्या है वह 9.7 अरब हो सकती है। तो समझ लीजिए कितनी हमें खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। तो खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन करें या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनका उत्पादन करें। एक और विकल्प है और वह है कि समुद्री संसाधनों, खासकर जो वनस्पति के अंतर्गत आने वाले संसाधनों हैं, इन संसाधन हैं, इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। जो समुद्री वनस्पतियां होती हैं या जो शैवाल होते हैं, इनका एक विकल्प काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो समुद्री वनस्पतियों और शैवालों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यह विकल्प बताया जाता है। इसमें खास तौर पर जो भोजन के रूप में जिन वनस्पतियों या जिन शैवालों का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें है हरे, लाल और कत्थई रंग के जो शैवाल होते हैं, इनको खाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नया कोई कॉन्सेप्ट है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में जैसे फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, कोरिया, जापान और अटलांटिक सागर के जो तटवर्ती देश हैं, चाहे अमेरिका के महाद्वीप
द्वीप के हों या यूरोप के, वहाँ पर ये यूज होता है। इनमें क्या होता है, पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं और उच्च कैलोरी होती है। कभी आपने देखा है हॉलीवुड की मूवी में कि जैसे आपके यहाँ एक बड़ा सा जो है कि खाने का टेबल लगता है, उसमें क्या है, दाल चावल बहुत सी चीज़ें भरी रहती हैं, कभी ऐसा देखा है? वो क्या करते हैं, अधिकांश मूवी में आपने देखा होगा सैलेड वगैरह खाते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं, तो उनके भोजन का एक भाग बन चुका है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे अभी इसका कल्चर नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमें खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हम शैवालों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक प्रयोग बताया, आगे बहुत से प्रयोग और इसके उपयोग आने वाले। जो समुद्री शैवाल होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी और कई खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाया जाता है, ओमेगा 3 और 6 भी पाया जाता है, फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। शैवालों का जो प्रयोग है ये खाने तक सीमित नहीं है, इसका प्रयोग पशु चारे के रूप में भी किया जा सकता है, अर्थात डेयरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका महत्व ज़्यादा है। साथ ही साथ इनका जो अर्क होता है उसका प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में, दवाई बनाने में, पालतू जानवरों का खाना बनाने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इनका जो प्रयोग है वह जो टेक्सटाइल होते हैं, कपड़े के जो रेशे होते हैं या प्लास्टिक के विकल्प पे भी किया जा सकता है। वर्ष 2005 से 2015 के बीच इसका उत्पादन और प्रयोग लगभग जो है कि 2 गुना हो गया है। समझ लीजिए 10 वर्षों में ही क्या हो गया है, लगभग इनका उत्पादन 2 गुना हो गया है और प्रत्येक साल लगभग 30 मिलियन टन शैवाल का उत्पादन किया जाता है। दुनिया भर में इसका जो व्यापार है 6 अरब डॉलर से अधिक है। समुद्री घासों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसी के कारण जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनके लिए पोषक तत्वों का कार्य करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब वह जीव जो पानी की सतह के ऊपरी सतह पर रहते हैं, उनके लिए पोषक तत्वों का कार्य करते हैं। इसमें मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वह उर्वरक के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात अगर आप इनका उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं तो रेतीली मृदा में क्या होगा कि वो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर इनके जो उपयोग हैं वो काफ़ी डायनामिक है। यह जो है शैवाल होते हैं या समुद्री घास होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में समुद्री घास वातावरण से 35 गुना अधिक तेजी से कार्बन का जो है कि पृथक्करण करती है और अवशोषित करती है। इसका मतलब यह है कि जो हम वनों को बचाने पर जब प्रयास करते हैं तो हमें समुद्री घासों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें यह डेटा नहीं पता कि अगर हम उनको बचाते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लुप्त प्राय जो जीव हैं जैसे डुगोंग है, ग्रीन टर्टल है, ये अपने भोजन के लिए इसी समुद्री घास पर निर्भर रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो समुद्री घास है ये कई प्रकार के जीवों के निवास स्थल है, शरण स्थल है, इसलिए भी इनको बचाने की जरूरत है। यह घास के जो मैदान है वह जो है कि शैवाल की विस्तृत पट्टियां होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सारगैसो सागर का, तो सारगैसो सागर में क्या है, इसी प्रकार की वनस्पतियां आपने देखा होगा। जो प्रवाल भित्तियां जिनको आप दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मानते हैं, इनके विकास के लिए भी आपको पता है शैवालों का योगदान है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जुक्सन थैलाई जो शैवाल है उसी के आधार पर प्रवाल भित्तियां अपना विकास करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये शैवाल बढ़ते हैं तो इन प्रकार के प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए भी अनुकूल दशा होगी। शैवाल जो होते हैं तटों और समुद्रों पर प्रदूषण मुक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो भी प्रदूषित जल होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानने और उसमें से अशुद्धियों को दूर करने और साथ ही साथ वहाँ छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आवास प्रदान करते हैं। और यही छोटे मोटे जीव क्या करते हैं, अपघटन की प्रक्रिया करके जो है कि जितनी अशुद्धियां होती हैं उसको शुद्ध करते हैं। ये शैवाल जो है ऊर्जा उत्पादन और ईंधन के उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, अर्थात इनके बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है। हाल ही में क्या हुआ है, सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर त्रिची जो तमिलनाडु के अध्यक्ष द्वारा समुद्री घास के महत्व को उजागर किया गया है और इसी के बाद से समुद्री घासों के महत्व और प्रयोग पर चर्चा होने लगी है।
यह जो आपका सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, इसलिए इसके जो जर्नल है वो काफ़ी जो है कि लोकप्रिय होते हैं और इसी के कारण जितने भी मैंने विशेषताएं बताए ये सब इनके रिसर्च का क्या है, पार्ट है। इनका कहना है कि समुद्री घास जो होते हैं, अगर भारत जैसे क्षेत्र में जो हमारा कोस्टल एरिया है इसमें अगर हम इसको बढ़ावा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल सकता है। हमारी जो तटरेखा है आपको पता ही है लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर लगभग 840 घास की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कई का वाणिज्यिक प्रयोग किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कि 306 में से जो मन्नार की खाड़ी में पाई जाने वाली जो मन्नार की खाड़ी है, आप बताइएगा लोकेशन उसकी कहाँ है, खैर इजी है बता ही देंगे। तो 306 प्रजातियों में से यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में 252 तो प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनका भोजन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो अगर आप इन समुद्री घासों के प्रयोग को बढ़ाते हैं, इनको संरक्षित करते हैं, तो जो ओशन का आपने सुना होगा अम्लीकरण हो रहा है, अर्थात ओशन में अम्ल बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ती है और यह अम्ल क्या करता है, तेजाब की तरह कार्य करता है, उसमें समुद्र में रहने वाले जीवों को प्रभावित करता है। इससे भी हम निपट सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लगभग 90% मत्स्य पालन तटीय पारिस्थितिकी में होता है जो समुद्र की बढ़ती अम्लता से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर हमें जो है कि अम्लता से समुद्र को बचाना है, हमें जो है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, आने वाले समय में अगर हमें जो है कि सभी लोगों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें मेरीन इकोसिस्टम महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। और भारत के संदर्भ में खासकर कहा गया है कि यहाँ पर जो मिलने वाले घासों की प्रजातियाँ हैं उनकी जो डाइवर्सिटी हो काफ़ी अच्छी है और उनका प्रयोग हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम उनको संरक्षित करते हैं तो हमारे लिए उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होगा कि भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, बल्कि ये भी होगा कि हम जो हमारा पर्यावरण है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरीन इकोसिस्टम को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें भी योगदान दे पाएंगे। आई होप आप पूरे चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।